चलिए, तो बात करते हैं हम सीए इंटर में 2025 अटेम्प्ट के एबीसी एनालिसिस के लिए। तो हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा एबीसी एनालिसिस किसका, सीए इंटर के एग्जाम्स का, जो कि मई 25 अटेम्प्ट के लिए। सर आप एबीसी एनालिसिस डाल रहे हो 22 अप्रैल को और एग्जाम से 3 मई को, सर इतना लेट क्यों? अगर मैंने इससे पहले एबीसी एनालिसिस बच्चों को बता दिया होता ना, तो बच्चे क्या करते हैं उसमें जब रिवीजन करते हैं ना, तो वो ए पार्ट ए वाली कैटेगरी को ज्यादा फॉलो करते हैं, बाकियों पे ध्यान देना छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि बस ए वाली ही पढ़ेंगे, बाकियों के लिए वो लीनियंट हो जाते हैं। जबकि आईसीआई क्या करता है, कभी कभी जो डी कैटेगरी भी होगी ना इवन, उसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अभी तक आज तक मैं बच्चों को ये बोलता आया कि आपको हर एक चैप्टर को कवर करना है, हर एक चैप्टर को पूरा कोर्स कवर करना है। लेकिन अब हमारा हाई टाइम आ चुका है, अब हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है और हमारे पास सिलेबस रिवाइज करने के लिए बहुत ज्यादा है। इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस हम अभी मैं आपको 2 सब्जेक्ट्स की बात करूंगा। एक हमारा है एडवांस अकाउंटिंग और दूसरा हमारा रहेगा टैक्सेशन का। ठीक है ना। दूसरा मैं बताऊंगा किसके बारे में, टैक्सेशन के बारे में। जो लो का एबीसी एनालिसिस है वो आदित्य सर जल्दी से जल्दी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है ना, वरना जो भी होगा जल्दी से जल्दी आप तक लो का एबीसी एनालिसिस पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे किसकी, एडवांस अकाउंटिंग की। सबसे पहले एडवांस अकाउंटिंग के एबीसी एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहला चैप्टर जो हमारा है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टेटमेंट, इसको मैंने डी कैटेगरी में रखा है, यानी कि ये बिल्कुल लेस इंपॉर्टेंट है। सर एबीसी का मतलब क्या, ए वाले जो चैप्टर्स है वो वेरी इंपॉर्टेंट, ए वाले चैप्टर जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट, बी वाले चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट, सी वाले चैप्टर जो है वो ठीक है, ओके ओके, और डी वाले चैप्टर्स तो बिल्कुल ही लेस इंपॉर्टेंट, ना के बराबर। ठीक है ना। तो यानी कि आपको सबसे पहले ए वालों को खत्म करना है, फिर बी वालों को खत्म करना है, फिर सी वालों को, और लास्ट में अगर टाइम बचा तो डी वालों को, वरना आप डी वालों को छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डी वालों पे भी थोड़ा सा ऊपर ऊपर से टाइम दे देना, थोड़ी सी क्विक वीडियोस देख लेना, जिसमें बस आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाए, क्योंकि इनमें से ना ज्यादातर सिर्फ एमसीक्यू आने की उम्मीद रहती है। 2-2 नंबर के मार्क्स इसीलिए है कि इसमें से एक आधा एमसीक्यू आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए इनको मत छोड़ना। एमसीक्यू में फ्री में आपको 2 नंबर देके जाएगा, आपको बहुत इजी चैप्टर्स होते हैं। तो पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, दूसरा फ्रेमवर्क और तीसरा एप्लीकेबिलिटी। ये तीनों के तीनों चैप्टर्स हमारे डी कैटेगरी में रहेंगे और तीनों की वेटेज कितनी है, सिर्फ 2-2 मार्क्स। ठीक है ना। सर ये पीडीएफ मिल जाएगी क्या हमें? बिल्कुल, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसी के अंदर आपका एडवांस अकाउंटिंग का एबीसी एनालिसिस रहेगा और इसी के अंदर आपका टैक्सेशन का एबीसी एनालिसिस रहेगा। ठीक, तो इस दोनों के एबीसी एनालिसिस की बात हम यहाँ पर करेंगे और दोनों की वीडियोस आपको आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। फिर सर हमारा 4 चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 4, जो नाम है जिसका प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि एएस 3, 17, 18 और 25। 3 किसका है सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सेगमेंट रिपोर्टिंग, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, और ये हमारा हो गया इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर ये 4 हमारे एएस है, इनको हमने ए कैटेगरी में रखा है, यानी कि ये चारों इंपॉर्टेंट है। 14 मार्क्स के अराउंड कवरेज रखेंगे, जिसमें से मान के चलना 8 से 10 मार्क्स का तो हमारा कैश फ्लो ही पूछ लिया जाता है। 8 से 10 मार्क्स का जनरली कैश फ्लो हो जाता है, तो मेजर वेटेज तो इसी की हो जाती है। बाकी ये चारों एस आपके ए कैटेगरी में है। इसमें थोड़ा सा 25 को मैं बोलूंगा कम इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा पेपर में। थोड़ा सा इसके बारे में भी जरूर देख जाना वीडियोस वगैरह में, ताकि इसके कॉन्सेप्ट एटलीस्ट आपको पता हो। ठीक, तो 3, 17, 18, 25 ये चारों ए कैटेगरी में आ गए। फिर इसके बाद बात करें प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये कौन कौन से हैं, 1, 20 और 24। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये हमने रखे हैं बी कैटेगरी में और इसकी वेटेज रहती है 8 मार्क्स की, जिसमें से एएस 20 जो हमारा ईपीएस पे है, यही हमारा जनरली 4 to 6 मार्क्स का आ जाता है। बाकी बचा एएस 1 जो बेसिक है और यानी कि अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर है, और एएस 24 जो हमारा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के ऊपर है। तो इस इनके बहुत कम वेटेज रहती है, ये आने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। ठीक, फिर असेट बेस्ड एएस की बात करूं तो असेट बेस्ड एएस में टोटल 7 है, जिनको हमने पूरे के पूरे असेट बेस्ड को 8 कैटेगरी में रखा है, 2, 10, 13, 16, 19, 26 और 28। 2 हमारा किसका है, इन्वेंट्री, पीपी, इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग कॉस्ट, लीज, इंटेंजिबल एसेट्स और इंपेयरमेंट। ये 7 के 7 एएस आपके मिला के कितने मार्क्स के होने वाले हैं, 20 मार्क्स के होने वाले हैं। सर इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें से सातों के सातों इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको सातों के सातों करने ही करने हैं, इन सातों को आप नहीं छोड़ सकते, इन सातों में से कहीं से भी आ जाएगा। ठीक, लाइबिलिटी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो सी कैटेगरी में है 4 मार्क्स का, इनको मैंने सी कैटेगरी में रखा है, क्योंकि एक तो ये एएस 15 पे अभी लास्ट अटेम्प्ट में आके चुका है, तो मुझे नहीं लगता एएस 15 के ऊपर दोबारा पूछेंगे, क्योंकि एएस 15 पे ना इंटर लेवल पे इतना क्वेश्चन नहीं आते, फाइनल लेवल पे ये पूछा जाता है, इसी के ऊपर जो इंडेस है।
और 29 ये भी बेसिक है, प्रोविजंस कंटिजेंसी, इसकी थ्योरी आप पढ़ जाना, कॉन्सेप्ट समझ जाना, आप आंसर अपने आप फ्रेम कर पाओगे, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हमारा आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन आइटम्स इंपैक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि 4, 5, 11 और 22। सर 4 क्या है? 4 हमारा होता है कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। फिफ्थ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, थोड़ा सा कम बोलूंगा मैं इसमें से कि थोड़ा सा कम पूछा जाता है। 11 हमारा टैक्सेस वाला होता है जिसमें डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये मुझे लगता है इस बार कंफर्म पेपर में आएगा, डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तो इसको अच्छे से कर लेना। और AS22 ये सॉरी 11 सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 11 हमारा फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर है और 22 हमारा डेफर्ड टैक्स एसेट वाला टैक्स वाला है। तो 11 फॉरेन एक्सचेंज और 22 टैक्सेस वाला, ये दोनों इस बार हमारे पास पेपर में आने की उम्मीद है। तो ये 8 से 10 नंबर के जो है बी कैटेगरी में जरूर रखें, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि 11 और 22 को अच्छे से कर लो, ये दोनों इस बार एग्जाम में आने की उम्मीद ज्यादा है। रिवेन्यू बेस्ड एएस की बात करें तो AS7 और AS9, AS7 क्या है? कॉन्ट्रैक्ट्स वाला, और AS9 क्या है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन। AS9 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सी कैटेगरी में भले ही है, बट इसमें 4 नंबर का जो AS9 है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है आ सकता है। हालांकि ये दोनों चीजें फाइनल में ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है ना। अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 12 एंड 14, सर 12 करवा लो, 12 कर लो, यहाँ पर 12 हमारा गवर्नमेंट ग्रांट्स का है, 14 यहाँ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 14 आपका अमलगमेशन के साथ हो जाता है, तो 12 आपका इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना, 12 आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं इसको सी की जगह ना बी में डालना चाहूंगा 12 को, क्योंकि बी मुझे इस बार मुझे लगता है कि 12 से आने की उम्मीद है। कंसोलिडेशन डेफिनेटली ए में है रहेगा। कितनी बार देखा गया है कि कंसोलिडेशन से मैंडेटरी क्वेश्चन आ जाता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी वाला होता है वो क्वेश्चन भी कंसोलिडेशन से होता है, तो इस चैप्टर को तो आप छोड़ के जा ही नहीं सकते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, ये भी ए में रहेगा, 8 to 12 मार्क्स का रहेगा, और आसान चैप्टर है, बस फॉर्मेट लर्न करना है, फॉर्मेट लर्न कर लिया आप इजीली इस चैप्टर को कर पाते हो। बायबैक थोड़ा सा बी में डाला है हमने, 6 नंबर तक का आने की उम्मीद रहती है सिर्फ। अमलगमेशन ए में रहेगा 8 नंबर, क्योंकि इसके साथ एएस भी कवर होके मान लो 10 नंबर तक का ये चैप्टर बन जाएगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बी में डाला है 8 नंबर का, लेकिन बहुत आसान चैप्टर है, आ गया तो आपको बहुत फायदा देके जाएगा। ब्रांच से डेफिनेटली क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा 8 से 10 मार्क्स का। तो सर ये हमारा किसका है? अकाउंट्स का एबीसी एनालिसिस। इस एबीसी एनालिसिस को फॉलो किया और आपने अगर ए एंड बी को आपने अच्छे से कवर कर लिया तो डेफिनेटली आप एग्जाम के अंदर 85 to 90 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाओगे और स्कोर कर पाओगे इतने ही। अगर आपने ए और बी को अच्छे से कर लिया, सी कैटेगरी को छोड़ दिया, ए बी को कर लिया, तो 85 to 90 आप आराम से स्कोर कर पाओगे अकाउंट्स के अंदर। सर टैक्सेशन की बात करें तो टैक्सेशन में दो है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। देखो सिलेबस बहुत वास्ट है, बट एग्जाम वही 100 नंबर का होने वाला है, तो इसीलिए बहुत बहुत चीजें हैं जिनको मैंने सोच समझ के बी या सी पे रखा है, ट्रेंड को देखते हुए, पिछले ट्रेंड्स को, बहुत सारे पेपर्स को एनालाइज करते हुए, ट्रेंड देखते हुए, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लगाते हुए। तो ये सब ना मेरी एक्सपेक्टेशन है, बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि यही पत्थर की लकीर है कि जो मैंने बोल दिया वही आने वाला है। तो आपको करना पूरा ही है, मैंने अभी तक इसलिए नहीं बताया था एबीसी, क्योंकि आपको करना पूरा ही है, बस आप रिवीजन के टाइम पे किस पे ज्यादा ध्यान दोगे वो इंपॉर्टेंट है। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने रखा है सी कैटेगरी में, 2 ही मार्क्स की वेटेज है, इसमें ना आपको रेट्स याद रखने हैं, क्योंकि जो फुल फ्लेज क्वेश्चन कंप्यूटेशन का आएगा उसमें आपको रेट्स अप्लाई करने जरूरी है, तो रेट सरचार्ज इन सब चीजों के ऊपर अच्छे से ध्यान दे देना। रेजिडेंशियल हमारा ए में रहेगा 4 नंबर का क्वेश्चन। हेड्स ऑफ इनकम में सैलरी हमारा ए में रहेगा 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 से 6 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन आने की उम्मीद है। हाउस प्रॉपर्टी की बात करें, हाउस प्रॉपर्टी पे बी कैटेगरी लगाई है हमने, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। पीजीबीपी डेफिनेटली ए कैटेगरी, इस पे से तो कंप्यूटेशन पे क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए इसको तो ए कैटेगरी में रखा जाता है। सॉरी, कैपिटल गेन की बात करें, कैपिटल गेन को भी हमने किस में रखा है? ए कैटेगरी में। कैपिटल गेन हमारा किस में रहेगा? ए कैटेगरी में। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 6 नंबर का रहेगा। इसकी अभी हमने लेटेस्ट रिवीजन वीडियो अभी हमने लाइव ली थी, तो वो लाइव सेक्शन में जाके आपको मिल जाएगी, ठीक, आप लाइव सेक्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है ना। फिर फिफ्थ अदर सोर्सेज की बात करें, बी कैटेगरी में 4 मार्क्स का गिफ्ट के ऊपर या डिविडेंड के ऊपर एक केस आ जाता है, बस वही आता है इसके अंदर। क्लबिंग, सर क्लबिंग आजकल ना हर अटेम्प्ट में पूछते हैं, और ये हमारा ए कैटेगरी का है, पूरा पूरा चांस है इस पेपर में क्लबिंग के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। माइनर या फिर स्पाउस, इन दोनों में से एक जनरली पूछते हैं, तो वो क्वेश्चन आपके पेपर में दिख जाता है, ठीक है ना, वो आएगा ही आएगा। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड बी कैटेगरी 4 मार्क्स का आ जाएगा। डिडक्शन बी कैटेगरी 5 मार्क्स का। डिडक्शन आपकी डायरेक्टली यूज नहीं होती, बट एक तो एमसीक्यू में पूछ सकता है, और दूसरा फुल फ्लेज क्वेश्चन जो कंप्यूटेशन का आएगा उसमें आपका पूछ सकता है। टीडीएस टीसीएस सर डेफिनेटली ए कैटेगरी, इसमें ना 2-2 नंबर पे पूछ लेते हैं, 2-2 नंबर के 2 पार्ट बना देगा, 3 पार्ट बना देगा कि बताओ किस पे कितना टीडीएस लगना चाहिए, तो वो पूछ लेगा। सर रिटर्न फाइलिंग छोड़ दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, 2 मार्क्स का सी कैटेगरी का टॉपिक है, चलेगा।
कंप्यूटेशन सर डेफिनेटली ए कैटेगरी, ऑलमोस्ट फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंडेटरी होता है वो हमारा किसका होता है, कंप्यूटेशन का, तो इसलिए ये हमारा क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स। ये हमारा था किसका, डायरेक्ट टैक्स के बारे में। सर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो बेसिक चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन, सी कैटेगरी, कोई काम का नहीं है। सप्लाई, बी कैटेगरी, 4 नंबर। चार्ज ऑफ जीएसटी, बी कैटेगरी, 4 नंबर। इनमें मिला के आरसीएम में क्वेश्चन पूछ लेता है, कंपोजिट मिक्स पे क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर ईसीओ के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 3 टॉपिक जरूर अच्छे से रिवाइज करके जाना। फिर इसके अंदर एक नेगेटिव लिस्ट आती है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, तो इन सब चीजों के ऊपर अच्छे से रिवीजन कर जाना, तो आपका कवर हो जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर हमारे लिए, 8 मार्क्स तक का इस चैप्टर से आने की उम्मीद है। 6 से 8 नंबर का हमारा इस चैप्टर से आने की उम्मीद रहेगी हमारी एग्जाम के अंदर। एग्जामिशन की बात करूं, एग्जामिशन हमारा बी कैटेगरी में रहेगा, 4 से 6 नंबर का। इसमें भी वही होगा, 2 से 3 केस स्टडी बना देगा और बोलेगा कि बताओ कौन सा एग्जाम है, कौन सा एग्जाम नहीं है। तो आपको बताना पड़ेगा एग्जामिशन क्या है क्या नहीं। टाइम और वैल्यू दोनों किसके हैं, ए कैटेगरी में 6 मार्क्स के आने की उम्मीद रहती है। तो जो भी सप्लाई से रिलेटेड टॉपिक है ना, उसको हमने जनरली ए चैप्टर में, ए कैटेगरी में रखा है, क्योंकि इनसे आने की उम्मीद इंटर लेवल पे ज्यादा रहती है। बाकी टॉपिक से फाइनल लेवल पे ज्यादा पूछा जाता है, इनसे इंटर लेवल पे पूछा जाता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट डेफिनेटली ए कैटेगरी का रहेगा, 10 मार्क्स तक का मैंडेटरी क्वेश्चन जो टैक्स के अंदर जीएसटी का मैंडेटरी क्वेश्चन होता है, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट से देखा जाता है। रजिस्ट्रेशन, हालांकि मैं इसको सी की जगह बी में रखूंगा, 2 से 4 नंबर, 2 केस स्टडी बना के दे देगा और पूछेगा कि बताओ वेदर ही इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड और नॉट, तो वो बताना होगा। टैक्स इनवॉइस सी कैटेगरी में छोड़ सकते हो इसको आप। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स बी कैटेगरी में 4 मार्क्स। ई वे बिल सी कैटेगरी में 2 मार्क्स। पेमेंट ऑफ टैक्स सी कैटेगरी में 2 मार्क्स। हालांकि आईटीसी चैप्टर में इस पेमेंट ऑफ टैक्स का एक करेक्शन है, जिसमें आप देखते हो कि कितना टैक्स पेबल है, कितना टैक्स पेबल नहीं है, कितना टैक्स किससे पे करना पड़ेगा, वो वाला आप कंसीडर यहाँ पर कर सकते हो। टीडीएस टीसीएस बी कैटेगरी 4 मार्क्स। रिटर्न्स सी कैटेगरी 2 मार्क्स। इसमें रिटर्न्स के आप नंबर याद रख लेना, हर एक की थोड़ी सी मतलब समझ लेना। जो सी कैटेगरी है मैं छोड़ने को बोल रहा हूं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही उसको बिल्कुल ही बंद कर जाओ, बिल्कुल देखो ही मत, नहीं, उसको देखो, बस एक क्विक रिवीजन, या फिर मेरी जो वीडियोस पड़ी है ऐप पे आप लोगों ने क्लासेस में लिए हैं, उसको 2x पे सुन के सिर्फ कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाते जाओ, और कुछ भी इनमें देखने की जरूरत नहीं है। सी कैटेगरी वालों में आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस देना है, ए और बी पे फोकस देना है। ए और बी को बहुत अच्छे से आपको करना, ठीक। तो ये था हमारा एबीसी एनालिसिस किसका, अकाउंट्स और टैक्स का, जो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं इसी में से एग्जाम आएगा। एबीसी कैटेगरी को आप फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली दोनों सब्जेक्ट के अंदर 85 टू 90 मार्क्स स्कोर कर पाओगे, और वही हमारा टारगेट होना चाहिए। 85 टू 90 का टारगेट रखोगे तब जाके कहीं आप 75-80 मार्क्स पे सेटल कर पाओगे, और इतना तो टारगेट डेफिनेटली आपका बनता है, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत बहुत की है, यहाँ तक मेहनत करते आए हो, तो आपको आगे भी मेहनत करनी होगी। कुछ दिन की बात बची है, सिर्फ मुश्किल से 15-20 दिन, इतने दिन और एफर्ट डाल दो, फिर तो थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने दिन आपने मेहनत किया ना, उसको वेस्ट मत जाने दो। अभी तक आपने कम मेहनत करी या अभी तक आपने ज्यादा मेहनत करी, जो आपका टाइम है ये वाला है, इस टाइम पे आप जितनी मेहनत करते हो ना, वो आपका डिसाइड करेगा रिजल्ट। अगर आपने यहाँ पर ढीला पड़ गए, आपने मेहनत छोड़ दी, तो आपका रिजल्ट भी वैसा ही दिखेगा। लेकिन अगर आपने अपने आप को यहाँ पर बूस्ट कर दिया, पूरा पूरा दिन, सर बच्चे पूछते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए इस टाइम पे, मैं कहता हूँ 24 घंटे पढ़ सकते हो तो पढ़ो, क्योंकि ये टाइम ऐसा है जहां पर आपको टाइम देना पड़ेगा पढ़ाई को। जितना ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ सकते हो इस टाइम पे, जितने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हो, वो आपका ही रिजल्ट रिजल्ट दिखेगा, उतना ही आपका रिजल्ट दिखेगा। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा रिजल्ट दिखेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सीओडी कैटेगरी को छोड़ के मत आना, सीओडी कैटेगरी को भी करना जरूर, वो छोड़ने वाली नहीं है, उसको भी आपको करके आना होगा। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। कुछ भी डाउट होगा आप मुझे पिंग कर सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी डाउट रहेगा, मेरा नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप इनमें से किसी भी नंबर पे डाउट पूछ सकते हो। कोई भी रिक्वायरमेंट है, कुछ भी आपको चाहिए, कोई नोट्स, कुछ भी, किसी की वीडियो चाहिए आपको, किसी चीज में डाउट है जिसके ऊपर आप चाहते हो रिवीजन वीडियो डाल दी जाए, तो कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे व्हाट्सएप करके आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर वीडियो डाल दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।